लोग कायनातीज़, ये कायनाती चाय का जो स्पेशल सेक्शन है, जो कि एस्ट्रोबायोलॉजी राउंडअप है, हम उसके साथ मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे पास एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट नुज़ैर ख्वाजा, ये जर्मनी से हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। और आजकल अच्छा टाइम है इस सिलसिले में बात करने के सिलसिले में। आपने अगर चेकआउट नहीं की तो आप कायनाती गपशप जो है वो यूरोपा क्लिपर मिशन के ऊपर वो आप चेकआउट करें। नुज़ैर, खुश आमदेद कायनाती चाय पे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान। माय प्लेयर एज ऑलवेज। तो सबसे बिल्कुल पहले तो बहुत बहुत एक्साइटिंग मुब- टाइम है। यस, सो लेट्स मुबारक गो। हो। आपका तो अपना क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट जो है, इंस्ट्रूमेंट जो है जिसके ऊपर आप शामिल लिंक्ड हैं आप उससे, वो यूरोपा क्लिपर के साथ गया। तो सबसे पहले तो बताएं कि आपने लॉन्च देखी या आपकी क्या, आपका पुनः क्या ख्याल था इस सिलसिले में, यूरोपा क्लिपर के सिलसिले में? यस, सो थैंक यू फॉर द कॉन्ग्रेचुलेशंस और मुबारकबाद का। और बाकी बहुत एम्बिशियस मिशन। सारी नज़रें यूरोपा क्लिपर के ऊपर, क्योंकि डेडिकेटेड है। ये जो प्लैनेट जुपिटर है उसका एक मून है यूरोपा, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी सरफेस के नीचे जो बर्फीली सरफेस है उसके नीचे पानी के समंदर हैं। तो उसकी तरफ अभी नासा ने भेजा है। और इट वाज रियली अ वेरी एम्बिशियस मिशन था ये, और है। और वी आर ऑल एक्साइटेड। उसके ऊपर एक इंस्ट्रूमेंट जो आपने अभी नाम लिया, जिसके ऊपर मैं प्रोफेशनल एफिलिएट हूँ यूरोपा क्लिपर मिशन के साथ, उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट पे, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली कुछ ना कुछ हमें बताएगा कि यूरोपा के ऊपर लाइफ से रिलेटेड कोई एनवायरनमेंट है, या कुछ ऐसे सिग्नेचर्स हमें वहाँ से मिलते हैं या नहीं मिलते। तो एक्चुअली वी ऑल आर एक्साइटेड एज फार एज कि मैं लॉन्च पे वहाँ था या नहीं था। प्लान तो था, लेकिन इन द लास्ट मिनट मुझे एक और स्पेस मिशन के हवाले से कुछ कैलिब्रेशंस एक्सपेरिमेंट्स रन करने थे यहाँ पे जर्मनी में। और दूसरी बात ये है कि हमारा विंटर सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका था, जिसमें मुझे टीचिंग करनी थी, तो इस वजह से फिर मेरा प्लान नहीं हो सका। लेकिन इन इन द नेक्स्ट एपिसोड, जो भी हमारी अगली एस्ट्रोबायोलॉजी लॉन्च होगी, आई गॉट माय शर्ट एक्चुअली, यूरोपा क्लीपर शर्ट। आई विल वियर दैट, और इस तरह मेरी जबरदस्त, पार्टिसिपेशन आपको नज़र आएगी। ज़बरदस्त। मैंने कहा कि शायद आप कह रहे हो कि अगली दफ़ा जो है वो नया मिशन एक लॉन्च होगा, तो नहीं, अभी नया मिशन तो लॉन्च नहीं हो रहा, लेकिन ये ज़बरदस्त। तो कुछ सवाल हमने कुछ कायनातियों से पूछे थे कि यार अगर आपके पास सवाल हैं, तो मैं वहाँ से ज़रा शुरू करूँ क्योंकि सवाल बड़े अच्छे आए। तो ये एक सुहैब काज़ी हैं, उनका सवाल ये है, पहले मैं अंग्रेज़ी में पढ़ लूँ, फिर मैं उसको मैं उर्दू में कर दूँगा कि माय क्वेश्चन इज़ दैट scientific community is absolutely confident that Europa has an ocean underneath its ice shell and there could be hydrothermal vents in it without any visual evidence. And so basically, they know from indirect evidence. So, my question is there any evidence against the existence of ocean and hydrothermal vents in Europa? तो बेसिकली सवाल ये है कि ज़्यादातर जो हम बात करते हैं वो ये है कि इनडायरेक्टली हमें पता है कि वहाँ पर समुंदर है, आइस शीट के नीचे और हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं। क्या कोई ऐसा भी एविडेंस है जो इसके खिलाफ जाता है? वाइडली एक्सेप्टेड नहीं, लेकिन क्या इसके भी इम्कानात हो सकते हैं? बेसिकली क्या चांसेस हैं कि हम गलत हों ओशन के सिलसिले में? सवाल तो बहुत ज़बरदस्त है, और बहुत ही एक ज़बरदस्त साइंटिफिक क्वेश्चन है। इसका डायरेक्ट जवाब देने से पहले ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमें कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। अगर मैं समझा सकूं कि डायरेक्ट एविडेंस का मतलब क्या है, अगर थोड़ा सा लिंक करें आप इसको सैटर्न के एनसेलाडस के साथ, यानी ये एक और मून है जो प्लैनेट सैटर्न पे है, जिसका नाम एनसेलाडस है। अगर आप उसके साथ इसको कंपेयर करें, उसके सरफेस के नीचे भी समंदर हैं, लेकिन वहाँ पे हमने वो समंदर का मटेरियल जो है वो बाकायदा सैंपल किया, कैसिनी स्पेस मिशन के थ्रू, जो कि नासा का मिशन था। इस तरह का एविडेंस तो हमें यूरोपा पे नहीं मिलता, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन एविडेंस, क्यों साइंटिफिक कम्युनिटी बहुत कॉन्फिडेंट है और इस तरह की क्यों बात करती है कि दे आर 100% श्योर कि वहाँ पे समंदर हैं और पानी के समंदर हैं?
उसकी वजह ये है कि कैसिनी के ज़रिए से और इस तरह से उससे पहले जो स्पेसक्राफ्ट्स फ्लाई बाइज़ किए वहाँ से, गैलीलियो एंड अदर स्पेसक्राफ्ट्स, हमें वी आर 100% श्योर ऑन आवर मेजरमेंट बेस्ड ऑन द कैसिनी मेजरमेंट ऑल्सो, कि अगर हमें ये पता चलाना है कि सतह के नीचे पानी के समंदर हैं, तो फिर हम कैसे पता चला सकते हैं? तो वो डाटा जब हमने मैच करते हैं वन ऑन वन बेसिस के ऊपर, तो देन वी आर 100% आप विद इन एरर बार्स हमेशा साइंस को लेते हैं। देयर इज ऑलवेज एरर बार, वो स्मॉल हो सकता है या लार्ज हो सकता है। तो साइंस में हम ये नहीं कह सकते कि 100% एक चीज है, उसमें टू सर्टन एक्सटेंट यू कीप द एरर लिमिट, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। तो बट यस, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ साइंटिफिक कम्युनिटीज और रिजल्ट्स जो हैं वो इस बात की तरफ निशानी करते हैं कि हाँ वहाँ पे समंदर है, और समंदर के नीचे जो उसकी कोर है वो मेटेलिक, एंड देन उसका मेंटल जो है वो रॉकी मेंटल है। तो वो रॉकी मेंटल टुगेदर विद लिक्विड वाटर ओशन हमें ये बताता है हमारी ज़मीन के समंदरों से, या कि कुछ ना कुछ पर्दादारी है वहाँ पे, कि जिसके बारे में खोज लगाना चाहिए, लाइफ से रिलेटेड और हाइड्रोथर्मल वेंट से रिलेटेड। अच्छा, तो मैं इस शोएब काज़ी का जो सवाल है, मैं उसको अगर थोड़ा-सा मैं सेपरेट करूँ एक और डायरेक्शन में, और वो ये है कि ये जो यूरोपा क्लिपर मिशन है, उसकी एक ख्वाहिश साइंसदानों की ये है कि वो सैंपल कर सके अगर पानी जो है वहाँ से फव्वारों की तरह जो है वो अगर निकल रहा हो। लेकिन एनसेलाडस में तो पानी के फव्वारे हैं, ये तो मैं पता है कि पानी जो है उसमें निकल रहा है। यूरोपा के ऊपर कम से कम जो मुझे पता है कि वो उस उतने नहीं हैं या उतने कंसिस्टेंट नहीं हैं। इसके ऊपर डिबेट है कि वो जो फव्वारे हैं, जो पानी उसमें से लीक करता है या बाहर निकलता है, उसकी क्या एक तो ये है कि उसके क्या चांसेस हैं, या उसका एविडेंस कितना है कि आप पानी जो है यूरोपा का, ये स्पेसक्राफ्ट लैंड तो नहीं कर रहा, लेकिन वो उसको इस तरह के फव्वारे का पानी मिल जाएगा, उसके क्या चांसेस हैं? तो आई थिंक सलमान, आपने मेरे ख्याल से उस सवाल को, जो पिछला सवाल था, उसको बड़ी खूबसूरती के साथ उसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया है, ताकि शायद उस सवाल को इस तरह से अगर आपने प्रेजेंट किया है और उसके आंसर से कुछ मज़ीद हम रोशनी उसके ऊपर डाल सकें। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जो एन्सेलाडुस है, उस पे तो कॉन्टिन्यूअस जो फव्वारे हैं, जो गाइज़र्स हैं, वो निकल रहे हैं। लेकिन ये फिनोमेना हमें यूरोपा पे नहीं मिलता, और यूरोपा पे इसलिए नहीं मिलता कि यूरोपा पे जो आइस है, वो बहुत थिक है, उसकी क्रस्ट, उसकी टॉप लेयर जो है, वो बहुत ज़्यादा थिक है एन्सेलाडुस की निस्बत। जिसकी वजह से समंदर के पानी का नीचे से ऊपर तक आना, डायरेक्ट लिंक, इट्स रियली डिफ़िकल्ट। लेकिन ये बात ज़रूर है कि उस थिक लेयर में कुछ पॉकेट्स ऐसी हो सकती हैं, जहाँ पे लिक्विड वाटर हो, और वहाँ से वो फव्वारे निकल सकते हैं। लेकिन अभी तक कुछ प्रीवियस स्पेसक्राफ्ट्स के डाटा को री-इवैल्यूएट किया गया, तो उसमें बताया गया कि हाँ, कुछ एविडेंस वहाँ पे ज़रूर हैं कि जिससे वो प्लूम और जेट्स वहाँ पे निकले हों टेम्परेली, नॉट कंटीन्यूअसली। वो निकले, बंद हो गए, निकले, बंद हो गए। लेकिन अभी कंटीन्यूअस एविडेंस ऐसा नहीं हमें मिल सका। तो अगर आप इस सेंस में देखें, तो हाँ, जिस तरह एन्सेलाडुस के समंदर हैं और उसका पानी निकल रहा है, उस तरह तो यूरोपा में वो वाला प्रोसेस नहीं हो रहा पानी के निकलने का। बट येस, ये हम कन्फर्म कर सकते हैं कि वहाँ पे लिक्विड वाटर ओशन ज़रूर मौजूद हैं उसके नीचे। और इसके अलावा एक और बात, मैं मुझे मुझे जस्ट अभी रिकॉल हुई है कि जेडब्ल्यूएसटी, जेम्स वेब ने भी ऑब्जर्वेशंस की थी यूरोपा की, और उन्होंने भी करने के बाद ये हमें बताया कि वो कोई फाइंड आउट नहीं कर सके उन गाइजर्स को वहां से निकलते हुए। तो अगर आप आगे चलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, तो फिर यूरोपा क्लिपर करेगा क्या, किस तरह से वो उस मटेरियल को कैप्चर करेगा जो कि समंदर के नीचे का है, और उसे कैसे पता चलेगा, अगर अगला क्वेश्चन आता है तो। मैं अभी उसके ऊपर आता हूँ, मेरा ख़्याल है आप इसका
आगे से कनेक्शन करते हैं। एक सवाल है, ये तलहा मून ज़िया, ये उनका सवाल है कि what are the chances that we will be finding microbial life in the subsurface ocean of Europa? Are the oceanic contents similar to what we have on Earth? And is there any possibility that life, if so, had the chance of undergoing evolution? तो यानी कि वहाँ पे क्या चांसेस हैं, लुब्ब लबाब सवाल का, कि उसके जो नीचे हैं समुंदर जिसकी हम बात कर रहे हैं यूरोपा की, उसकी कंडीशंस वैसी ही हैं जैसे ज़मीन के समुंदर के नीचे हैं, और क्या वहाँ पर उसी तरह से एवोल्यूशन के क्या चांसेस हैं जिस तरह ज़मीन के ऊपर हुई? हाँ, ये तो एक बहुत बड़ा सवाल जिसकी तरफ हम अब यूरोपा क्लिपर की तरफ मुँह उठा के देख रहे हैं कि कब वो वहाँ पे पहुँचेगा और तब वो हमें बताएँगे। यहाँ पे इस सवाल को अगर मैं स्टार्ट यहाँ से करूँ अ, कि यूरोपा क्लिपर का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो है क्या? लाइफ़ को ढूँढना या लाइफ़ से रिलेटेड जो कंडीशंस हैं, उनको ढूँढना? तो जो ऑफ़िशियल नैरेटिव है, वो लाइफ़ को ढूँढना नहीं है। लाइफ़ मिल गई तो इट्स अ बिग बोनस, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव है, वो है कि कितना हैबिटेबल है यूरोपा और उसका समंदर, ये मालूम करना ज़रूरी है। तो अ, ज़िया का जो क्वेश्चन इस कॉन्टेक्स्ट में कि कंडीशंस वहाँ पे कैसी हैं, तो वो ये है कि चूँकि रॉकी कोर मौजूद हैं, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैं, वहाँ पे एक्सट्रीम प्रेशर्स हैं, और जब एक्सट्रीम टेम्परेचर प्रेशर पे आपका वाटर जो है वो रॉकी कोर में सबडक्ट होता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे समंदरों का पानी जो है वो उसके फ्लोर में जाता है और वहाँ पे मेंटल के हॉट मटेरियल के साथ मिलता है, और वहाँ से फिर वो वापस ऊपर आता है, तो एक चिमनी लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम हाइड्रोथर्मल वेंट कहते हैं। तो ये गालिब इम्कान है कि वहाँ पर भी ऐसा होगा, क्योंकि पानी है और रॉकी कोर है, तो मेंटल है, तो दैट मीन्स कि ये प्रोसेस वहाँ पे होगा। इसके अलावा कंडीशंस वहाँ पे कैसी हैं? कहा ये जाता है कि वो एक सॉल्टी ओशन होगा। अ, वो भी प्रीवियस डाटा की बेस पे हम ये बात कर रहे हैं। और उसके अलावा वहाँ पर क्या है कि जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं, वो 2 तरह के हो सकते हैं वहाँ पे। एक हाइड्रोथर्मल वेंट को हम कहते हैं ब्लैक स्मोकर। ब्लैक स्मोकर वो होता है कि जहाँ पे आपके टेम्परेचर और प्रेशर बहुत एक्सट्रीम होते हैं, और वहाँ पे आपका जो रॉक होती है वो इस तरह की होती है कि वो एसिडिक एनवायरनमेंट बनाती है। यानी आपकी, मैं अब कैसे उसको बताऊं कि जो पानी है वो न्यूट्रल है। एक नंबर हम उसको कहते हैं पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन, द न्यूट्रल है। लेकिन जैसे ही हम उस नंबर को बढ़ाते हैं, 7 से ऊपर जाते हैं, पीएच 7 वाटर की है न्यूट्रल वैल्यू। जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो वो अल्कलाइन नेचर में चला जाता है, और जैसे ही हम उसको डिक्रीज़ करते हैं तो वो एसिडिक नेचर में वहाँ पे एनवायरनमेंट चला जाता है। तो यूरोपा के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ये 2 तरह के स्मोकर्स पाए जाएँगे। एक ब्लैक स्मोकर, हाइड्रोथर्मल वेंट जहाँ पे एसिडिक एनवायरनमेंट, और हो सकता है कि कुछ और जगह पर, वहीं पर समंदरों के अंदर जहाँ पे पानी और कोर मिल रहा है, वो व्हाइट स्मोकर भी हों, जो कि अल्कलाइन नेचर के हों। तो एक ही वक़्त में ये 2 तरह की नेचर हो सकती है। कि उसकी वजह ये है कि जो कोर है, उसका रॉकी मटेरियल डिपेंड करता है कि ये व्हाइट स्मोकर होगा या ब्लैक स्मोकर होगा। तो ज़मीन के ऊपर जो इस तरह के हैं व्हाइट स्मोकर्स, वहाँ पे लाइफ़ है, और वहाँ पे जो कंडीशंस हैं, वो हमें बताती हैं कि लाइफ़ वहाँ पे मेंटेन कर सकती है और ग्रो कर सकती है। और इसी की बुनियाद पे हम ये समझते हैं कि चांसेस हैं, बहुत हाई चांसेस हैं कि यूरोपा के ऊपर कुछ ऐसा होता हो। तो ये जो ज़मीन के ऊपर ब्लैक स्मोकर्स हैं, वहाँ पर लाइफ़ नहीं? पॉसिबल, आई एम नॉट ज़मीन के श्योर ऊपर? 100%। आई थिंक क्योंकि वहाँ पे 300 टू 600 डिग्री सेंटीग्रेड्स हैं टेम्परेचर, तो पॉसिबली लाइफ प्रोबेबली वहाँ पे थ्राइव नहीं कर पा रही, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन व्हाइट स्मोकर्स के बारे में कि जहाँ पे टेम्परेचर रेंज अबाउट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और अल्कलाइन है, वहाँ पे तो डेफिनेटली लाइफ जो है वो है, और सैंपल वहाँ से लिए गए हैं। ज़बरदस्त! तो
आगे मैं ये जो सवाल हैं वो इसी से रिलेटेड हैं, तो एक और सवाल उसके बाद है अ, कि ये मैं 1 मिनट में देख रहा हूँ कि कौन-सा सवाल है, ये थोड़ा ड्रिलिंग का सवाल है, तो ये मुर्तज़ा का सवाल है कि एज़ अ सिविल इंजीनियर, आई एम क्यूरियस, सिंस द डीपेस्ट होल ड्रिल्ड ऑन अर्थ is only about 12 kilometers and Europa's ice layer is thought to be 15 to 25-kilometer thick. Would drilling on Europa with just 13% of Earth's gravity be feasible? Or is that overly ambitious? And if so, why don't we prioritize landing near the hydrothermal vents around some other place? तो यानी कि जो यहाँ ज़मीन के ऊपर भी अगर आप ड्रिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे जो गहरा खड्डा है, जो इंसानों ने खोदा है, वो 12 किलोमीटर है। और वहाँ पे आइस शीट बल्कि 15 से 25 किलोमीटर से भी ज़्यादा एक्सपेक्टेड हो सकती है। तो हम वहाँ के ऊपर क्यों इतना टाइम लगा रहे हैं या क्यों सोच रहे हैं? कहीं और की बात करें, शायद ग़ालिबन एनसेलाडस की बात करें मिसाल के तौर पे, आप जहाँ पर जाना चाहते हैं, तो क्या ख़्याल है इस सिलसिले में? हाँ, ये तो एक आई थिंक बहुत ज़बरदस्त ऑब्ज़र्वेशन है इनकी और इन्फॉर्मेशन जो इन्होंने एक्सचेंज की। थोड़ी-सी अगर इस इन्फॉर्मेशन को के ऊपर थोड़ा-सा आप मज़ीद नॉलेज ऐड कर दें इस हवाले से और एक एक प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर लें और वो प्रोसेस का नाम है टाइडल हीटिंग एंड स्ट्रेसेस, स्ट्रेन एंड स्ट्रेस, कि जब यूरोपा रिवॉल्व करता है जुपिटर के अराउंड, तो जो जुपिटर की ग्रेविटी है वो उसको उसके ऊपर प्रेशर डालती है अपनी ग्रेविटी के ज़रिए से, जिससे वो फ्लेक्सिंग प्रोसेस करता है, जिसमें वो स्क्वीज़ करता है और रिलैक्स करता है। उसकी ना सिर्फ़ कोर बल्कि प्रोबेबली उसकी आइसी क्रस्ट भी। तो जिसकी वजह से चांसेस ये हो सकते हैं कि अंदर प्रेशर इस तरह का डेवलप हो जाए कि जिसकी वजह से उसकी आइसी क्रस्ट में क्रैक्स आ जाएँ। और वो क्रैक्स जो हैं आपको रास्ता दे दें वहाँ जाने का समंदरों के अंदर। एक तो ये बात है, ये पॉइंट सोचने का है। दूसरी बात ये है कि यूरोपा की सरफेस के ऊपर ऐसे एरियाज़ ज़रूर मौजूद हैं जिसको क्योटिक रीजन कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। उसके बारे में कहा जाता है कि वो एक्सचेंज का मकाम है। वहाँ से मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है। प्रोबेबली वहाँ पे कुछ ऐसे क्रैक्स हैं कि जिनके ज़रिए से आप नीचे वहाँ पे जा सकते हैं। अदरवाइज़ आई टोटली एग्री कि ड्रिलिंग इज़ नॉट एन ईज़ी टास्क और ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, जबकि वहाँ पे जो आइस है वो सिर्फ़ नॉर्मल आइस भी नहीं है, वो बहुत हार्ड जो आइसी क्रस्ट है। तो हाँ, ये तो एक टास्क है। एनसेलाडुस पे एक अलहदा स्टोरी है कि जिसमें क्रैक्स मौजूद हैं और हम उनके ज़रिए से बड़े ईज़िली नीचे जा सकते हैं, समंदरों तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं। लेकिन समंदरों की एक्सेस जो है, वो सिर्फ़ ड्रिल करके ही हम हासिल नहीं करेंगे यूरोपा के ऊपर, बल्कि उसके एक दूसरे प्रोसेसेस भी हैं, जिनके ज़रिए से इनडायरेक्ट प्रोसेस के रिज़ल्ट के तौर पर हम समंदर का मटेरियल जो है, वो यूरोपा क्लिपर के ज़रिए से और मेबी मैं ऐड कर दूँ जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन जूस है, जो यूरोपा के साथ-साथ चल रहा है। एक्चुअली पहले लॉन्च हुआ, लेकिन ये दोनों पहुँचेंगे एक ही वक़्त में वहाँ पे, 1-2 महीने के फ़र्क से। तो वो इनडायरेक्ट मेथड के ज़रिए से हमें यूरोपा के नीचे के समंदरों के बारे में ये दोनों स्पेसक्राफ्ट हमें बताएँगे। तो फ एक और चीज़ कि ये जो मिशन अभी गया है, ये लैंड नहीं कर रहा, इसने ड्रिल नहीं करना वहाँ जाके। तो लैंडर जो है वो इट्स अ लिटिल बिट फार फेच, जो कि हम भेजेंगे व्हाटएवर द रिजल्ट्स वी विल गेट फ्रॉम यूरोपा क्लिपर। ठीक है। आगे अब आपने एनसेलाडस की भी बात कर रहे हैं, आप यहाँ पर यूरोपा की भी बात कर रहे हैं, तो ये सवाल है डॉ ऑफ अरूज़ या अरूज़े। ये सवाल है कि हाउ डज़ द सर्च फॉर लाइफ ऑन यूरोपा डिफर फ्रॉम द सर्च ऑन अदर मून्स इन द सोलर सिस्टम लाइक एनसेलाडस और टाइटन? तो यानी कि सवाल ये है कि यूरोपा के ऊपर जो ज़िंदगी की तलाश है, वो कैसे उससे फ़र्क है एनसेलाडस या टाइटन से? हुँ, हुँ। ये भी अम, मैं बहुत मुतासिर हुआ हूँ आपके व्यूअर से
कि बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चंस और बड़े साइंटिफिक हाई वैल्यूड क्वेश्चंस एक्चुअली ये लोग पूछ रहे हैं। हुँ। आई डोंट नो कि ये इंग्लिश स्पीकर हैं, इंग्लिश में समझ सकेंगे या उर्दू में, आई डोंट नो आपने जो इनका नाम लिया है। आप उर्दू उर्दू में करेंगे तो वो नाम वैसे आता है, उर्दू ओके, अंग्रेज़ी जिस तरह से भी है लेकिन ओके। तो यूरोपा और इसके अलावा जो दूसरे आइसी मून्स हैं, वो 2 और हैं। एक एन्सेलाडुस है और एक टाइटन है। तो ये तीनों मिलके बेसिकली इस वक़्त एस्ट्रोबायोलॉजी के अंदर और सर्च फॉर लाइफ के अंदर कह लें कि प्राइम टारगेट्स हैं। अ, फ़र्क क्या है इनमें? यूरोपा के अंदर फ़र्क ये है कि यूरोपा बहुत बड़ा है, उसका साइज़ बड़ा है, उसके समंदरों का साइज़ इतना बड़ा है कि जितना समंदरों का पानी हमारी ज़मीन पे नहीं है। वहाँ पे प्रेशर्स एक्सट्रीम है और उसका बनना जब वो फ़ॉर्म हुआ होगा प्रोबेबली उसको ज़्यादा टाइम हो चुका होगा बनिस्बत एन्सेलाडस के। ये एक हाइपोथेसिस हम लेके चल रहे हैं। उसकी वजह से उसको ज़्यादा टाइम मिला होगा वहाँ पे बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए अपने समंदरों में और ऐन मुमकिन है कि उसकी वजह से वहाँ पे लाइफ ऑलरेडी हो। नो वन नोज़। जबकि एन्सेलाडस ऑन द अदर हैंड ये एक मिथ है कि एक छोटा-सा मून जिसके अंदर हीट भी मौजूद है, जिसके अंदर अल्कलाइन हाइड्रोथर्मल भी है, जिसके अंदर रॉकी कोर भी है, जहाँ पे ये लाइफ से रिलेटेड रिएक्शंस हो सकते हैं। तो सिमिलैरिटीज़ दोनों में मौजूद है, लेकिन साइज़ का और कंडीशंस का, प्रेशर और टेम्परेचर का वो बहुत फ़र्क है दोनों में। तो इसलिए हम इन दोनों को आपस में समहाउ कंपेयर कर लेते हैं बिकॉज़ बोथ हैव रॉकी कोर एंड बोथ हैव लिक्विड वाटर ओशन। लेकिन तीसरा जो मून है टाइटन, वो एक एक और ही दुनिया है और वो हुँ। और दुनिया कैसी है, उसको आप कैसे ले सकते हैं 2 तरह से। एक आप उसको इस तरह से ले सकते हैं कि शायद वो टाइटन जो है, वो हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट दे रहा है, जो कि प्रीबायोटिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। यानी जब अभी लाइफ शुरू नहीं हुई होगी ज़मीन के ऊपर और जब वो जो कंडीशंस होंगी, प्रोबेबली वो टाइटन जो है, वो एनालॉग के तौर पर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि लाइफ के ज़मीन पर शुरू करने की जो स्टडी है, हम सैटर्न के ये वाला जो मून है टाइटन, इसके ऊपर जा सकते हैं। उसकी वजह ये है कि समंदर तो है इसके अंदर भी, लेकिन इसके अंदर जो समंदर है वो 2 आइसिस के दरमियान में है। पहली बात तो ये है। लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसकी जो सरफेस है, उस पे लिक्विड मौजूद है, लिक्विड लेक्स मौजूद हैं, लेकिन वो लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स की हैं, मीथेन की हैं। और इसका मतलब है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए वो वाला मून जो है, वो बहुत हाई वैल्यू रखता है प्रीबायोटिक केमिस्ट्री के लिए। तो इस तरह से आप इनको तीनों मून्स को आप सिमिलैरिटीज़ में भी देख सकते हैं और डिफरेंसेस में भी देख सकते हैं। ये अच्छी बात है कि बहुत सारे लोगों के लिए ये जो इंटर की केमिस्ट्री है, वो अगर उनका ख़्याल है कि वो काम नहीं आती, तो देखें आज जो है आपने सारी वो हाइड्रोकार्बन्स, आपका वो अल्कलाइन बेस आई मीन एसिड एसिड और पीएच लेवल, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कितनी अहम हैं बिल्कुल। जो कि इस तरह की डिस्कशन में एस्ट्रोबायोलॉजी के हिसाब से जो है वो इस्तेमाल होती है। हुँ, बिल्कुल अ, ऐसे। अब 2 अब आखिर के ऊपर हैं, 2 जल्दी के सवाल हैं मेरा ख़्याल है। एक तो सवाल ये बलजीत कोहली का है कि ये जो इफ द यूरोपा क्लिपर मिशन or other future missions will detect any life form on Europa, will human beings be 100% sure that every galaxy या मेरा ख्याल है सोलर सिस्टम की बात करें every other solar system also may contain life forms यानी कि अगर हमें यूरोपा पे जिंदगी के इम्कान मिल जाएं तो क्या हम कितने श्योर होंगे कि और जो एक्स्ट्रा सोलर सिस्टम या एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स या और जो एक्स्ट्रा सोलर या और जो दूसरे सोलर सिस्टम्स हैं वहां पर भी जिंदगी होगी प्रोबेबिलिटीज की क्या बात हो जाएगी अगर मैं मिल गई ज़बरदस्त यूरोपा पे क्वेश्चन, ज़बरदस्त क्वेश्चन। इसको मैं 2 से 3 चीज़ों में एक्सप्लेन करना चाहूँगा। पहली चीज़
कि आपको पता है कि आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले तक अ, हम क्या कहते थे कि ज़मीन पे ज़िंदगी क्यों है? हम इसलिए कहते थे कि ज़मीन का फ़ासला सूरज से एक ख़ास फ़ासले पर है, जिसकी वजह से ज़मीन को एक सूरज से एनर्जी मिल रही है और दूसरा समंदर उसकी सतह पे मौजूद है। लिक्विड वाटर, पानी मौजूद है। इसके अलावा हम सोच नहीं सकते थे कि पानी कहीं और भी मौजूद होगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम सोचते थे कि मार्स पे होना चाहिए क्योंकि वो नेबरिंग प्लैनेट है। लेकिन आप जस्ट इमेजिन करें कि डीप स्पेस में यानी सोलर सिस्टम के अंदर ही लेकिन डीप आउटर सोलर सिस्टम के अंदर हम गए और वहां जाके क्या देखते हैं कि बर्फीला और डार्क एरियाज मींस कि सूरज की रोशनी भी नहीं जा रही उस तरह से। तो वहां पे जो आइसी मून्स हैं उनकी सतह के नीचे पानी मौजूद है और समंदर मौजूद है। अब आप जस्ट इमेजिन करें कि सिर्फ इस डिस्कवरी की बिना पर हमें यह पता चला कि अच्छा जो चाँद होते हैं, जो मून होते हैं प्लैनेट्स के, चाहे वो बर्फीले ही क्यों ना हों, वहाँ पे पानी मौजूद हो सकता है और फिर हम सोचते हैं कि वहाँ पे लाइफ़ भी हो सकती है, क्योंकि ज़मीन के समंदरों में लाइफ़ है। एक तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि देखें डिस्कवरीज़ कैसे एक्सपैंड करती हैं आपके नॉलेज को। दूसरी बात आप जस्ट इमेजिन करें, डिस्कवरी ऑफ एक्सोप्लैनेट्स। हम ये सोच नहीं सकते थे कि हमारे निज़ाम शमसी और सोलर सिस्टम के अलावा भी कहीं पे प्लैनेट्स हो सकते हैं। और अब आप जस्ट इमेजिन करें कि हमारी जो गैलेक्सी है, उसका मैं उर्दू में भूल गया था, मैं बता देता हूँ, कहकशां। कहकशां है। हाँ। हमारी जो कहकशां है, ठीक है? जिसको हम मिल्की वे कहते हैं, उस कहकशां में तकरीबन-तकरीबन 200 अरब सितारे हैं। 200 अरब! यानी ये हमें आहिस्ता-आहिस्ता पता चला। फिर जितनी भी हमें कायनात नज़र आ रही है, उसमें 200 अरब तकरीबन इसी तरह की कहकशाएँ भी हैं। और अब आप सोचें कि 1, 2, 3, 4 करते-करते 5000 से ज़्यादा प्लैनेट्स हमें मिल भी गए दूसरे सितारों में। तो ये हमारी डिटेक्शन लिमिट थी, जिसकी वजह से हम नहीं देख पा रहे थे। जैसे ही हमारी डिटेक्शन लिमिट इंक्रीज़ हुई, हमने चीज़ों को देखना शुरू कर दिया। अब मैं आता हूँ एक जुमले में वो फाइनली क्वेश्चन की तरफ कि हाँ, अगर हमें लाइफ़ मिलती है, तो इसका मतलब ये है कि ये हाइपोथेसिस किसी हद तक ट्रू साबित हो गया है कि लाइफ़ जो है वो यूनिक नहीं है अर्थ के लिए सिर्फ़। सो आपका जो डेटा पॉइंट है वो सिर्फ़ एक नहीं है ज़मीन का, जहाँ पे लाइफ़ है, बल्कि बहुत ज़्यादा दूसरी जगहों पर भी वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो हम कह सकते हैं कि येस, देन द लाइफ़ शुड बी समव्हेयर एल्स एज़ वेल आउटसाइड द सोलर सिस्टम। आई मीन इसमें वो एक चीज़ होती है कि जिस तरह अभी आपने जिस तरह से ज़िक्र किया एक्सोप्लैनेट्स का, कि अगर हमें एक और मिल जाता है, जो हमें मिला लाइक 90s में, तो उसका मतलब ये है कि बेइंतहा सोलर सिस्टम्स मौजूद हैं। क्योंकि जब तक आपके पास खाली एक मिसाल होती है कि हाँ, एक हमारा सोलर सिस्टम है, चांसेस बहुत हैं, लेकिन जब तक आपको एक और नहीं मिलता, आप ये नहीं कह सकते कि और भी बहुत कॉमन होंगे। लेकिन अगर आपको एक भी मिल जाए और, इसका मतलब ये है कि वो बेइंतहा है। और आज तक जो है हम 5000 तो सैयारे जो हैं, एक्सोप्लैनेट्स जो हैं, वो दरियाफ्त हो चुके हैं और करोड़ों की तादाद में होते जाएँगे। इसी वेरी वेल तरह सेड। से ज़िंदगी जो है, अभी तक हमारे पास मिसाल सिर्फ़ ज़मीन की है, लेकिन अगर एक जगह और मिल गई, इसका मतलब ये है कि वो बेइंतहा होगी। सो आई थिंक वुड यस। वर्क। अ, आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि ये तो रेगुलर सेशन है, आपसे और भी फिर बात होती रहेगी। लेकिन आखिरी सवाल है, ये है चॉकलेट क्लाउड का। सवाल ये है कि व्हाई नासा एंड अदर स्पेस एजेंसीज डू नॉट मेक अ वॉयेजर लाइक प्रोब with the latest top-notch technologies to travel in our solar system, to discover outer solar system and surpass Voyager probes. यानी कि तो सवाल ये है कि वॉयेजर जो वॉयेजर 1 और 2 वो निज़ाम शमसी के बाहर की तरफ जा रहे हैं, कमाल कर दिया उन्होंने, तो उस किस्म के प्रोब्स जो हैं वॉयेजर 1 और 2 जैसे, वो अब और क्यों नहीं बन रहे? स्पेस एक्सप्लोरेशन इज़ एन एक्सपेंसिव बिज़नेस, राइट? अ, और ना सिर्फ एक्सपेंसिव बिज़नेस है, उसके अलावा आप क्या कहते हैं उसको, सर्टेन सेट ऑफ सर्टेन ग्रुप्स
ऑफ साइंटिस्ट भी हैं जिनके एक जगह पे इंटरेस्ट हैं, क्योंकि वो उस एरिया में रिसर्च करना चाहते हैं एज़ कंपेयर टू अदर। तो इस तरह की लॉबीज़ भी हैं साइंटिफिक कम्युनिटीज़ के अंदर, जो आपके सोलर सिस्टम के एक हिस्से को स्टडी करना चाहते हैं एज़ कंपेयर टू द अदर, एज़ वेल एज़ आउटसाइड द सोलर सिस्टम। तो इस वजह से डिसीजन लेना कि क्यों डिसीजन नहीं लिया जा रहा वॉयेजर लाइक 1 एंड 2 के की तरह से, जो कि हमारी सोलर सिस्टम से बाहर जाके वो करें। लेकिन इतना इतना ज़रूर है कि टेक्नोलॉजी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, तो डेफ़िनेटली हम वो वाली टेक्नोलॉजी ज़रूर अचीव कर जाएँगे और लॉगरिथमिक स्केल पे करेंगे। मीन्स जो रैपिड प्रोग्रेस है वो लीनियर नहीं है, वो लॉगरिथमिक तरीके से हो रही है। तो इसका मतलब है कि बहुत जल्दी हम ये टेक्नोलॉजीज़ जो है अचीव कर लेंगे। लेकिन मायूस मत होइए, खुशखबरी भी है, वो ये है कि लोग इसको प्रपोज़ कर रहे हैं, साइंटिफिक कम्युनिटीज़ ये प्रपोज़ कर रही हैं। इंटरस्टेलर एक मिशन आइडिया है, जो कि ऑलरेडी कॉन्फ्रेंसेस के अंदर प्रपोज़ हो रहा है, कि जिसमें वो इंटरस्टेलर स्पेस में जाके स्पेसक्राफ्ट जाए और मिशन जाए और वहाँ पे उसको एक्सप्लोर करें। तो साइंस और स्पेस एजेंसीज़ जो हैं वो ऑलरेडी इन आइडियाज़ पे काम कर रहे हैं। अभी हम कहाँ जाना चाह रहे हैं बेसिकली, यूरोपा के बाद, और एनसेलाडुस जो कि एक एक टॉप नॉच कैंडिडेट है हमारे लिए लाइफ को ढूँढने के लिए। उसके बाद यूरेनस सिस्टम की तरफ हम जाना चाह रहे हैं, जो कि आउटर सोलर सिस्टम में आइसी जायंट्स की तरफ हो, और उसके बाद डेफ़िनेटली अगला स्टेप जो है उससे फ़र्दर ही होगा। और ये भी कह सकते हैं कि आई मीन ऑब्वियसली जो वॉयेजर 1 और 2 जो 70s में लॉन्च हुए थे, उसकी टेक्नोलॉजी तो अर्ली 70s की थी। अब जो नए स्पेसक्राफ्ट्स हैं, वो उनके मुकाबले में तो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हैं। लेकिन उनका मकसद फ़र्क है, यानी कि वॉयेजर तो फ्लाई बाय मिशंस थे, लेकिन ये देखें ये ऑर्बिटर हैं, आप इतने ग्रेविटेशनल असिस्ट मिलके वो वहाँ तक पहुँचते हैं और फिर वहाँ पे उसके ऊपर स्टडी करते हैं। और जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि यूरोपा क्लिपर जो है, वो सबसे तेज़ तरीन स्पेसक्राफ्ट है नासा ने इंसानों अभी ने जो तक बनाया। जी, जी, नासा ने अभी तक जो स्पेसक्राफ्ट्स बनाए हैं, ये सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा इस बनाया। सेंस में ये यूनिक है, और इसके अलावा फाल्कन हेवी 2 के ऊपर ये जा रहा है, और आप तेज़ का अंदाज़ा इससे लगा लें कि ये सिर्फ़ 2 ग्रेविटी असिस्टेंस लेगा, एक मार्स से और एक अर्थ से। और ये 1 एंड हाफ ईयर्स अर्ली टाइम फ्रेम में जूस से अर्लियर ये पहुंचेंगे, तो दोनों सेम टाइम में, लेकिन जूस अर्लियर लॉन्च हो चुका था राइट। 1 एंड हाफ ईयर्स पहले, अबाउट 1 ईयर पहले। तो ये 1 ईयर का डिस्टेंस जो कि जूस कवर करेगा, ये शॉर्ट टाइम में कवर कर जाएगा। तो टेक्नोलॉजी, यस यू आर राइट सलमान, के टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस्ड है, और चांसेस हैं कि हम ज़रूर इन इन फ्यूचर इंटरस्टेलर स्पेस की तरफ जाएंगे स्पेसक्राफ्ट को लेके। वो जूस जो है वो यूरोपियन मिशन है, तो हो सकता है कि वो इलेक्ट्रिक वाला हो ना, तो ज़रा आहिस्ता-आहिस्ता चल के जा रहा है। जी, नहीं जी, उसमें उसमें ग्रेविटी असिस्टेंस उन्होंने ज़्यादा लिए हैं। ज़्यादा नहीं है। कॉस्ट ऑफ कोर्स, व्हेन यू रिक्वायर मोर ग्रेविटी असिस्टेंस फ्रॉम राइट, वीनस, मून एंड अर्थ, राइट। तो आपको फ्यूल कंजम्पशंस और उस हिसाब से आप लो बजट के ऊपर रहते हैं। तो यस, इस हिसाब से ज़बरदस्त। तो बात ठीक है। ठीक है। नुज़र साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया टाइम देने का। और ये हम सीरीज़ जो है वो हम जारी रखेंगे। एस्ट्रोबायोलॉजी राउंड अप जो है वो दोबारा से हम आगे बात करेंगे। और मैं लोगों को बताता चलूँ कि डॉक्टर ख्वाजा के जो हैं पेपर्स जो हैं, वो अक्सर साइंस और नेचर नेचर में आते रहते हैं। तो उम्मीद है कि अगली दफ़ा भी जब हम बात करेंगे तो कोई नया पेपर आया हुआ होगा, तो फिर हम आगे वन बात इज़ करते ऑलरेडी रहेंगे। सबमिटेड। ओह! ये देखें ना, ये बात हुई ना। किस चीज़ के ऊपर, इंसुलारस या यस, हाँ, एनसेलाडस। ठीक है, ज़बरदस्त। तो फिर अगली दफ़ा जो है हम उसके सिलसिले में भी बात करेंगे। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका नज़र। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर द इन्विटेशन।